हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन विनय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। 12 फरवरी 2021 के एनटीपीसी रीजनिंग के जितने शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से है। कहता है यदि z इज इक्वल टू 39 और ACT इज इक्वल टू 36 तो MAT इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 495, ऑप्शन डी है 51। तो चलिए, तो z इज इक्वल टू 39 तो z जो है आता है पोजीशन नंबर 26 पे, लेकिन लिखा है 39। कहने का मतलब है 26 है, लिखा 39। इसमें क्या कर दिया भाई, 26 तो लिखा ही लिखा और इसका हाफ ऐड कर देने पे इतना मिलेगा 39। मिला ना जी, 26 और 26 का हाफ 13 जोड़े तो 39 मिल रहा है। अब देखिए तो ACT इज इक्वल टू 36, वैसा करने पे आपको मिल रहा है क्या। जैसे देखिए A पोजीशन नंबर 1, C पोजीशन नंबर 3, T पोजीशन नंबर 20, इस सब को ऐड कर दिए। ऐड करिएगा तो 20 3 23 और 1 24 आ गया टोटल। उसका हाफ मतलब 12 जोड़ के इतना आ रहा है क्या। हाँ जी, 24 10 34 और 2 36 आ रहा है। तो उसी प्रकार आप मैट के लिए हिसाब लगा दीजिए। MAT का क्या होगा, M पोजीशन नंबर 13 पे, A पोजीशन नंबर 1 पे, T पोजीशन नंबर 20 पे। तो करिएगा कैसे, इसको ऐड कर दीजिए। तो 13 और 20 23 और 1 34 और 34 का हाफ 17, इसमें ऐड कर दीजिए। तो 4 7 11 3 1 4 1 5 मतलब 51। MAT का कोड क्या होगा 51। तो 51 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यहीं आंसर करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया 1 2 6 15 क्वेश्चन मार्क 56 92। यह देख के क्या लग रहा है, यह सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा देखिए जो टर्म है इन लोगों के बीच कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट रहा होगा। जैसे 1 से 2 हुआ, कैसे हो गया इसमें, तो +1 करने पे अगला मिल गया। 2 से 6 हो गया तो कैसे हो गया भाई, +4 हो गया। 6 से 15 हो गया तो इसमें +9 हो गया। कहने का मतलब है जो 1 हो रहा है 1 का स्क्वायर इसको समझ सकते हैं, 4 है 2 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 3 का स्क्वायर समझ सकते हैं, मतलब 9। तो आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 16। ठीक है, तो यहाँ इसमें आप ऐड कर दीजिए 6 5 11 और 1 1 2 1 3 31। तो थोड़ा सा आगे भी चेक करके देखिए 16, तो आगे क्या होगा 25। तो 31 में 25 ऐड कर देंगे तो 5 1 6 3 2 5। जी हाँ, ये टर्म भी मिल रहा है। आगे क्या हुआ होगा, 5 का स्क्वायर है तो आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड करके मिला होगा 6 6 12। हाँ जी, एकदम यहीं सीरीज चल रहा है। मतलब जो गैप है, जो गैप से जो सीरीज बढ़ रहा है वो स्क्वायर होके ऐड हुआ है। 1 का 2 का 3 का 4 का रेगुलर वे में आगे बढ़ते हुए चला है। तो जो यह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एनालॉगी से कहता है पायदान ऑब्लिक कदम का संबंध सीढ़ी से वही है जो कि किताब का क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला उपन्यास, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पेज, चौथा लेखक। देखिए यह जो है ना सीढ़ी जो है और पायदान या कदम स्टेप से, मतलब जो सीढ़ी है स्टेप से मिलकर बना होता है ना, माने स्टेप बाय स्टेप करके बना हुआ होता है सीढ़ी। तो किताब का क्या संबंध है औरों के साथ, जो ऑप्शन में दिए गए हैं पुस्तकालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब किताब का जो संग्रह है वो क्या है, पुस्तकालय है।
तो जो किताब पायदान या कदम का सीढ़ी से वही संबंध है जो कि किताब का पुस्तकालय से है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे आप, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी से पूछा है। मधुमक्खी का शहद से वही संबंध है जो कि फूल का क्वेश्चन मार्क से है। आपको ऑप्शन ए में दिया सुगंध, बी में दिया फल, सी में दिया पत्तियाँ, डी में दिया कलियाँ। कहने का मतलब है मधुमक्खी से आपको क्या मिलता है, शहद। तो फूल से क्या मिलता है भाई, फूल से फ्रेग्रेंस, सुगंध मिलता है। मतलब आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिलोजिज्म से है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला ऑल ए आर बी, मतलब सभी जो ए है बी है। दूसरा स्टेटमेंट में दिया सम बी आर सी, कुछ जो बी है सी है। कंक्लूजन में 4 को कंक्लूजन दिया। पहला क्या दे रखा है, सम ए आर सी, कुछ जो ए है सी है। दूसरा सम बी आर सी, कुछ बी सी है। तीसरा सम बी आर ए, कुछ बी ए है। चौथा सम सी आर नॉट ए, कुछ जो सी है ए नहीं है। तो इस कथन के आधार पे इस चारों निष्कर्ष में से आप बताइए कि कौन सा सही है, कौन गलत है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका डायग्राम बनाइए। ऑल ए आर बी, सभी के सभी जो ए है बी है, बन गया। सम बी आर सी, सम बी आर सी। ठीक है, जैसा जो स्टेटमेंट दिया था उसका एक बेसिक डायग्राम बना। अब देखिए बोल रहा है सम ए आर सी, ये बेसिक डायग्राम में ही ए और सी में सम का रिलेशन नहीं है। तो क्या ये बातें सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सम ए आर सी जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि जो बेसिक डायग्राम में ही ए और सी में नहीं रिलेशन है, तो आप कैसे बोल रहे हो वो सम ए आर सी। दूसरा कहता है सम बी आर सी। देखिए बी और सी में सम का रिलेशन है, बी और सी में सम का रिलेशन है। और देखिए यहाँ पे जो, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है सम बी आर सी, तो यह क्या है, री स्टेटमेंट है। तो देखिए अभी जो री स्टेटमेंट को हम लोग क्या पहले फॉल्स मानते थे, इसको अब सही माना जा रहा है। तो सम बी आर जो सी है इसको क्या करेंगे, सही मान के चलेंगे। ठीक है, सम बी आर सी। तीसरा सम बी आर ए, कहने का मतलब है सम बी आर ए, जो सम बी है वो तो ए है, ये भी बातें लागू हो रही हैं। अब देखिए आइए 4 नंबर, सम सी आर नॉट ए। जब भी नॉट का स्टेटमेंट आपको आता है तो बेसिक डायग्राम में तो ये दिख रहा है कि सम सी आर नॉट ए। क्या ये बातें हर जगह लागू है क्या? मतलब पॉसिबल डायग्राम भी में भी ये बातें लागू हैं। कहने का मतलब जहाँ नॉट है वहाँ पे आपको चेक करके देखना होगा। तो ये बातें गलत कब होंगी, कब आप गलत काट दीजिएगा, अगर आप प्रूफ कर दीजिएगा ऑल सी आर ए। एक बात देखिए, तो ऑल सी को हम अगर ए के अंतर्गत लाते हैं, ऑल सी को अंतर्गत ए के अंतर्गत लाते हैं, तभी भी हमारा स्टेटमेंट का वायोलेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऑल ए आर बी अभी भी है, ऑल ए आर बी। सम बी आर सी, सम बी आर सी अभी भी है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम से सम सी आर नॉट ए जो बोल रहा है, यहाँ ऑल सी जब ए बोल रहा है तो ये बातें जो बोल रहा है सम सी आर नॉट ए, तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जो सही होगा कौन सा होगा? 2 और 3, 2 और 3। कहने का मतलब है सबसे पहले जो डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, उसको बनाइए। बेसिक डायग्राम से जो बातें पॉजिटिव दी गई हैं आराम से आप फाइंड करते हैं। निगेटिव के लिए थोड़ा सा आपको सोचना होता है कि ये बातें क्या हर जगह लागू है। मान लीजिए यह बेसिक डायग्राम है, क्या पॉसिबल डायग्राम इसका बनेगा? तो ये कैसे सोचेंगे, मतलब सम सी आर नॉट ए को गलत कैसे साबित किया जाएगा? अगर ऑल सी ए कहीं पॉसिबल डायग्राम में है तो ये बातें ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगी। तो हम ऑल सी ए को एक डायग्राम बनाए ऑल सी ए लेकर, तभी भी सी जो है आने के लिए है, तत्पर है। और
मतलब जो स्टेटमेंट का वायोलेशन कहीं से नहीं है। तो आप यहाँ तो बता रहे हो लेकिन यह बातें यहाँ तो नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब जो बातें बोली जा रही हैं वह सब जगह सही होनी चाहिए, ना कि एक जगह सही एक जगह नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सब जगह सही होनी चाहिए। यहाँ तो सम CR0A दिख रहा है लेकिन यहाँ ऑल CRA दिख रहा है, इस कारण से ये बातें गलत है। ठीक है, बेसिक डायग्राम में तो दिख रहा है लेकिन पॉसिबल डायग्राम में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस कारण से यह गलत हो गया। सिर्फ सही हुआ 2 और 3। ठीक है, अब भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सर जो स्टेटमेंट में है सम BRC दिया और री स्टेटमेंट उसका कंक्लूजन है सम BRC, तो यह तो री स्टेटमेंट हो गया, तो उसको तो गलत मानेंगे ना। हाँ, री स्टेटमेंट को गलत माना जाता था लेकिन अब सही मानने लगा है, आयोग मानने लगा है, इस कारण से सम BR जो C है ना उसको आप सही मानेंगे। ठीक है, मतलब 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो जिस ऑप्शन में 2 और 3 सही है वह ऑप्शन होगा, उसी को आप टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लड रिलेशन से है। एक लड़की ने एक व्यक्ति से कहा कि मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र मेरी माँ के पिता के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं। एक जो लड़की है बोल रही है, क्या व्यक्ति से बोल रही है, तो 2 लोग हैं इसमें, लड़की है और व्यक्ति है। ठीक है, बोला एक लड़की ने एक व्यक्ति से कहा मेरी माँ मतलब लड़की के माँ के पिता मतलब लड़की के नाना की इकलौती पुत्री मतलब लड़की की माँ का पुत्र, तो माँ का पुत्र मतलब लड़की का भाई, लड़की का भाई। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब यहाँ तक जो दिया हुआ है इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, लड़की का भाई रिजल्ट निकल के आया ना। अब चलते हैं आगे, फिर बोल रहा है मेरी माँ के, फिर लड़की के ही माँ के बारे में बोला, तो फिर व्यक्ति 2 लोग आए हैं लेकिन व्यक्ति से बोल रहा है, अगेन फिर लड़की की ही बात है। तो लड़की के माँ के पिता, तो लड़की के माँ के पिता लड़की के नाना के पुत्र मतलब लड़की के मामा, लड़की का मामा, लड़की का मामा। मतलब एक से आप फाइंड किए तो आपको मिला लड़की का भाई, और दूसरा जो रिलेशन आप निकाल रहे हैं तो लड़की का मामा आ रहा है। तो यहीं पूछा है ना मेरी माँ के पिता के पुत्र से, मतलब लड़की का मामा का लड़की का भाई से किस प्रकार संबंध है, मतलब मामा भांजा का रिलेशन है। बात समझ रहे हैं ना। तो लड़की का जो मामा है वह लड़की का जो भाई है, लड़की का भाई है, वो क्या होगा, भांजा होगा। मतलब यही पूछा था कि मेरी माँ के पिता के पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो लड़की का भाई होगा भांजा होगा। माने ऑप्शन क्या होगा, भांजा। भांजा जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर आप करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लोग आए थे, लड़की और व्यक्ति, लेकिन दोनों जो रिलेशन दिया गया है लड़की से ही रिलेशन दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। जो रिलेशन दिया हुआ होगा उसी से आप निकालिएगा रिलेशन। लड़की से ही दोनों साइड सा रिलेशन दिया हुआ है, एक बार आया लड़की का भाई और एक बार आया लड़की का मामा। तो वही पूछा लड़की का मामा से लड़की का भाई का क्या रिलेशन है, तो भांजा का रिलेशन है, वही ऑप्शन आपको करना था। तो जिस ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन मतलब भांजा, उसी ऑप्शन को आप करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यह क्वेश्चन कैलेंडर से है, दिया हुआ है 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे डेट और मंथ सेम है, 1 अगस्त और अगस्त, तो खाली ईयर का आपको हिसाब करना है 2016 और 2012। कहने का मतलब है टोटल जो
ईयर है 4 साल है, मतलब 4 साल का हिसाब करना है आपको। तो 4 साल में 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे ही होंगे, ठीक है, वो ऑर्डिनरी हो या लीप ईयर हो। तो 4 साल में तो 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। लेकिन आप देखिए हम 1 अगस्त 2012 से पीछे जा रहे हैं। तो 1 अगस्त 2012 से 12 में, इसमें 2012 कैसा साल है? 2012 जो है लीप ईयर है, तो ये भी लीप ईयर है और 2016 भी लीप ईयर है। तो थोड़ा सा देखिएगा यहाँ, इससे हमको 1 अगस्त 2016 तो चलना है। तो 1 अगस्त 2012 में, इसमें 2012 का तो फरवरी आप लिए होंगे, मतलब 29 डेज लिए होंगे। तो इसमें आपको जो 2012 से 16 में एक जो लीप ईयर है 2012 का आप लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी मंथ कैलकुलेट हुआ होगा, 29 दिन आया होगा। कहने का मतलब इसमें जो आप लीजिएगा लीप ईयर का जो लीजिएगा 1 लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है लीप ईयर जो लीजिएगा 2012 लीजिएगा। अब देखिए 2016 लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, देखिए कैसे। अब इससे पीछे जाना है, अगस्त तक ही ना आना है, अगस्त 2016 तक। तो पीछे से अगस्त 2016 तक तो हम पहुंच जाएंगे, तो उसमें तो फरवरी आएगा नहीं, अगस्त तक की ही बात होगी। इस कारण से 2016 का जो फरवरी मंथ है इंक्लूड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है 4 और 1 टोटल 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज का आपको हिसाब कर देना है, 5 एक्स्ट्रा डेज का हिसाब कर देना है। मतलब 1 अगस्त 2016 को मंडे था, उसमें से आपको क्या करना है, बीता हुआ पूछ रहा है ना, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए या 2 जोड़ दीजिए, वही आंसर आएगा। आप 5 माइनस कर दीजिए या 2 जोड़ दीजिए। अगर 5 माइनस करिएगा मतलब इस दोनों का सम 7 आना चाहिए, और जो पॉजिटिव निगेटिव सिंबल है पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या मंडे में से 5 दिन आप घटा देंगे तभी भी वेडनेसडे आएगा। कहने का मतलब जो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। यही ऑप्शन जिसमें होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे इसको किए, कैसे सोचे। हमको 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था पूछा था, गिवन डेट था जो 1 अगस्त 2016। कहने का मतलब है हमको इस डेट से 1 अगस्त 2016 तक जाना है। तो ये जो 1 अगस्त 2012 है, तो ये 2012 में जो है ये साल, ये तो फरवरी है, मतलब 2012 जो साल है उसमें फरवरी मंथ में 29 दिन रहे होंगे। तो इस कारण से इसको, इसमें जो लीप ईयर होगा उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जुड़ के आएगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आपने एक तो इसमें ले लिया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होगा जो कि आपने नहीं लिया था तो हमने लिया। और 2016 को इसका 2016 भी लीप ईयर है, लेकिन 2016 को इस कारण से हम नहीं ले रहे हैं कि 2016 जो है अगस्त तक ही आना था, हमको पीछे से आना था। मतलब 1 अगस्त 2012 से हमको पीछे से आएंगे तो उसमें फरवरी में तो नहीं आएगा। इस कारण से इसमें एक ही ईयर इंक्लूड होगा। तो 4 और 1 5 हो गया, 5 एक्स्ट्रा डेज का हिसाब कर देना था। मतलब 1 अगस्त 2016 को मंडे दिन था, उसमें आप 5 दिन घटा देते तो आपको 1 अगस्त 2012 आ जाता। 5 दिन घटाने का सेंस कहने का मतलब है आप उसको 2 दिन जोड़ दीजिए, वही रिजल्ट आएगा जो कि 5 दिन घटाने पे होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कैलेंडर से है। देखिए दिया हुआ है 1 जुलाई 2019 को ट्यूसडे दिन था। तो आपसे पूछ लिया 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। कहने का मतलब यहाँ पे भी देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर देखिए
तो हमारे कहने का मतलब एक ईयर का हिसाब किताब होगा, और वह जो ईयर है आप लीप ईयर लेंगे या ऑर्डिनरी ईयर लेंगे, ठीक है। तो 2019 से 2020 उसमें जो 2020 साल जो है वह लीप ईयर है, और उसमें फरवरी जो मंथ है इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि जो हिसाब पूछा है आपसे 1 जुलाई का पूछा है। तो इसमें जो है पूरा जो डेज होंगे 366 डेज होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक साल आ रहा है लीप ईयर वाला आ रहा है। तो लीप ईयर में जो होते हैं, जो भी लीप ईयर होता है उसमें आपको ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज को एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं, कितना होता है 2। कितना होता है 2। तो ट्यूसडे में 2 दिन आप जोड़ दीजिए, ट्यूसडे में आप 2 दिन जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, वेडनेसडे थर्सडे, मतलब इस दिन को क्या होगा, थर्सडे, गुरुवार या बृहस्पतिवार, मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार या थर्सडे, जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपको आंसर करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक सीरीज है, उससे आपको क्वेश्चन मार्क है, मतलब जिस जगह पे मिसिंग है उसी को फाइंड करना है। 170, 197, 226 क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है यह जो सीरीज है कैसा है, हाँ बढ़ रहा है, मतलब कोई ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। कहने का मतलब है बढ़ रहा है, एक कंसिस्टेंट वे में बढ़ रहा है ना, एकाएक नहीं बढ़ रहा है, कहने का मतलब है। और एक चीज़ यह भी सोच सकते हैं कि ये जो नंबर है किसी स्क्वायर का नज़दीक का वैल्यू है, ये भी किसी के स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है, ये भी किसी स्क्वायर के नज़दीक है, ये भी वैल्यू आप ऐसे करके सोच सकते हैं। मतलब कहने का सेंस है 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 प्लस 1 170। इस देखिए 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 197। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1 226। तो आगे क्या लागिएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 और 1 257। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, 257। तो 257 जिस ऑप्शन में होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। या आप डिफरेंस भी निकालिएगा ना तो आगे वहीं आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये इजी वे में आप कर सकते हैं, इसमें से डिफरेंस निकालिए। फिर आप ये सोच सकते हैं कि यह जो है 170 है, जो स्क्वायर के नज़दीक है या क्यूब के नज़दीक है, इस टाइप से भी एक सीरीज करके दिया हुआ रहता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। और कम से कम 50 का स्क्वायर तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, 20 तक का क्यूब ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आपको जो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर भी आधारित करके बेस करके दे देते हैं कि आपको देख के पता लग सके, ठीक है। तो क्या इसमें आंसर होगा 257, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से है, यहाँ पे जो मिसिंग है वहीं फाइंड करना था। और सीरीज देखिए 7 4 1 8, मतलब क्या यह वैल्यू बड़ा है या छोटा है। तो इस टाइप का जो सीरीज है जो कि मिक्स्ड है, उसको क्या है अल्टरनेट वे से चेक करते हैं कि क्या उन लोगों का कोई रिलेशन हो रहा है क्या। देखिए तो यहाँ देखिए 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, मतलब 2 छोड़ के। तो इसके बीच में तो 2 आएंगे, तब यहाँ 10 रहा होगा। तो इस बीच में जो 2 गैप है उन लोगों के बीच में भी रिलेशन आप चेक करिए। देखिएगा यहाँ 4 से 5 हो गया, तो 5 से क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक रिलेशन है, 1 से 2, 2 से आगे 3। मतलब कहने का सेंस है कि इस टाइप का जो मिक्स्ड सीरीज होता है उसको अल्टरनेट में थोड़ा सा देखिएगा, एक का भी या एक से ज़्यादा 2। जैसे यहाँ पे देखें 7, 2 छोड़ के यहाँ 8 हो रहा था, फिर 2 छोड़ के यहाँ 9 हो रहा था, फिर 2 छोड़ के यहाँ 10 होगा। अब देखिए यहाँ फिर देखिए 4 5, फिर 2 छोड़ के एक इनका इंक्रीमेंट है 4, 2 छोड़ के 5 हो रहा है, फिर 2 छोड़ के 6 होगा। तो यहीं पूछ रहा था ना क्वेश्चन मार्क पे कि क्या होगा, 6।
मतलब 2 छोड़ के एक अल्टरनेट वे में सीरीज बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 6 जिस ऑप्शन में होगा उसी को करेंगे। जो लड़के इस वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जो लड़के आपको प्रैक्टिस करना है तो वैसे आप जो भी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में हो रहे हैं वही सब क्वेश्चन आपको कराया भी जा रहा है। तो रेगुलर बने रहिए, है ना। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।